Hello everyone, this is आशुतोष कुमार। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन लेक्चर क्लास में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड पे हैं और जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि कैसे बेसिक समझना है, कैसे बेसिक चीज़ों को हमें ट्रांसलेट करना शुरू करना है। आज हम लोग ये फर्स्ट एक तरह से ट्रांसलेशन सीखेंगे कि एग्जैक्टली अब ट्रांसलेशन क्या हमें करना है, कैसे करना है, उन चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर पेन लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। जो सेंटेंसेस हमें मिलते हैं, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज वर्ब टू बी का फॉर्म। बी जब भी आपको वर्ब सुनाई देगा तो इसका मतलब क्या होता है। बी का अर्थ एग्जैक्टली अगर हम बोले तो हिंदी में होता है होना, यानी किसी बात का घटित होना। और बी को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इज एम आर से, यानी वर्तमान समय में जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसको इज एम आर से जोड़कर हम लिखते हैं या बताते हैं। तो सेंटेंस दो तरह के होते हैं, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि एक जिसमें कोई काम हो रहा होता है और दूसरा जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होता है, जिसमें कोई बात बताई जा रही है नॉर्मली केवल। अब यहाँ पर सेंटेंस हमारे सामने कुछ ऐसे हैं जिसको हम वन बाय वन सीखेंगे कि इज एम आर का प्रयोग करके हम कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब जनरली वर्ब के बारे में अगर आप समझ रहे हैं तो पिछले मैंने बताया था कि वर्ब आपको सीख लेना है, कि वर्ब के फॉर्म याद कर लेने हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब का कोई प्रयोग नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का प्रयोग है। तो क्या क्या चीज़ें समझनी है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले जब सेंटेंस हमारे सामने दिया रहता है तो हमें सेंटेंस को पहला काम ये करना है कि पहचानना है कि वो कौन से टेंस का है, कौन से काल का है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, ध्यान समझिए। वह एक ईमानदार लड़का है, ध्यान समझिएगा बात को। वह एक ईमानदार लड़का है। अब ये है वाला जो सेंस हमें बता रहा है कि अभी की बात बता रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कहते हैं कि वह एक ईमानदार लड़का था, और दोबारा कहें सेंटेंस को कि वह एक ईमानदार लड़का होगा, तो ये तीन बातें हो गई अलग अलग। पहले में है, दूसरे में था, तीसरे में होगा। अब तीनों बातों से आपको इसके टेंस यानी काल का तो पता चल ही जाएगा कि क्या बात कहना चाह रहे हैं। तो यही चीज़ आपको सबसे पहले पकड़नी है, यानी वाक्य को पढ़ते समय उसमें आपको समझना है कि कौन से काल या कौन से टेंस की बात कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये पकड़नी है। दूसरा, क्या इसके अंदर कोई काम हो रहा है या कोई बात बताई जा रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वह एक ईमानदार लड़का है, तो ये बात सुनते समय आपको लगा कि क्या काम कर रहा है। वहाँ पे ना तो उसे पतंग उड़ाने की बात की, ना पढ़ने की बात की, ना खेलने की बात की, ना टीवी देखने की बात की, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि वो लड़का है और वो भी कैसा, ईमानदार। केवल एक बात बताइए उसके बारे में। तो यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ समझ लेनी है। उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ अब यहाँ पर ये है कि वाक्य समझने के बाद हम इसमें ये खोजेंगे कि बात किसके बारे में बताई जा रही है। किसके बारे में है, लड़के के बारे में सारी बात। लेकिन शुरुआत किस कैसे की गई, शुरुआत की गई वह, यानी वह एक लड़का है। तो लड़का जब होता है कोई, तो वह की अंग्रेज़ी हमेशा ही लिखी जाती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हम बोलेंगे ही तो मतलब कोई लड़के की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लड़की होता तो यहाँ पे हम लिखते शी। यहाँ पे लड़के की बात कर रहे हैं तो इसलिए लिखेंगे ही, तो ही हो गया। अब ही के साथ है का सेंस आ रहा है की अंग्रेजी होती है इज एम आर में से कोई एक। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, ये बात समझनी है। ही एक वचन है और एक वचन के साथ कभी भी एम और आर नहीं लगता है, हमेशा इज का प्रयोग करते हैं वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर भी ही के साथ इज लगेगा। उसके बाद एक ईमानदार, एक ईमानदार के लिए हम क्या करेंगे, और ईमानदार की अंग्रेज़ी अब हमें पता होनी चाहिए। यानी पहले वाली चीज़ों को याद करिए कि मैंने बताया था आपका स्ट्रॉन्ग वोकैब होना चाहिए। तो ईमानदार की अंग्रेज़ी आपको पता है अगर, तभी आप इसको कर पाएंगे ट्रांसलेट। तो ईमानदार की अंग्रेज़ी होती है ऑनेस्ट, ईमानदारी जिसे हम बोलते हैं ईमानदार होना, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट के पहले हमें आ और एन में से कुछ लगाना है। अब यहाँ पे आ का मतलब भी होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक। तो आप क्या यूज़ करोगे, ये चीज़ आपको समझनी है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वन भी लगा सकते हैं कि ही इज़ वन ऑनेस्ट बॉय। तो वन यहाँ पर जो है नहीं लगाया जाएगा। वन इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे गिनती वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे कह रहे हैं वो एक ईमानदार लड़का है, बस इतनी बात बता रहे हैं। गिनती नहीं गिन रहे हैं कि पीछे उसके 10 खड़े थे उसमें से उसको एक कह दिया, ऐसा कहीं भी नहीं कहा जा रहा है। तो जब गिनती वाली कोई बात करते तो हम उस चीज़ को देखते, वन लिखते, टू लिखते, थ्री लिखते, मगर गिनती वाली कोई बात नहीं है, इसलिए आ और एन में से कुछ एक लगाना है। लेकिन आ उसके पहले लगता है जब छोटा आ से लेके आहा तक की आवाज़ ना आए किसी भी चीज़ को बोलते समय। जब आप ऑनेस्ट बोलते हैं तो ऑनेस्ट बोलते समय छोटा आ की आवाज़ आ रही है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा, यहाँ पर एन लगा देंगे।
और एन ऑनेस्ट है, उसके बाद लड़के की अंग्रेजी होती है बॉय। तो इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आई थिंक जो बेसिक बिल्कुल समझाने की मैंने कोशिश की है वो आपको समझ में आई है। देखिए ये लेक्चर बहुत ही वीक स्टूडेंट्स के लिए है, जिनकी अंग्रेज़ी बहुत ही वीक है और जहाँ पर उनको समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे ही बच्चे इस चीज़ को रेफ़र करता हूँ मैं कि वो लोग इसको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझें, चीज़ों को देखें। जिनको थोड़ा बहुत आता है वो काफ़ी चीज़ें इसमें से जानते होंगे, उनके लिए प्रैक्टिसफुल हो सकता है ये चीज़ें। कॉम्पिटिटिव लेवल पर उनके लिए जानकारी ये बढ़ा सकता है। अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल होपफुली बिल्कुल वो देखें इस वीडियो को। लेकिन जिनको लगता है कि उन्हें थोड़ी बहुत आती है या उन्हें बहुत अच्छे से आता है तो प्लीज़ कोई और चैनल आप रेफ़र करता हूँ मैं आपको कि आप वहाँ जाकर उन चीज़ों को समझें और देखें। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना, ज़ीरो से, और एकदम अच्छी स्ट्रॉन्ग अंग्रेज़ी सीखनी है आपको ट्रांसलेशन की, तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें और एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को ज़रूर देखें इस वीडियो के। एंड नाउ नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं, लिखा है कि सीता मेरी बड़ी बहन है। पहले की तरह ही हमें काम करना है कि ध्यान से समझना है कि इसमें टेंस कौन सा है। यहाँ पे कहा जा रहा है सीता मेरी एक बड़ी बहन है का मतलब वर्तमान काल यानी अभी की बात बता रहे हैं। उसके अलावा यह भी कह रहे हैं साथ साथ में कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वह मेरी बड़ी बहन है। तो यहाँ पर जब ये बात आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे टेंस कौन सा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने में आसानी हो जाएगी। पहला तो ये काम हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट मौजूद है यानी जिसके बारे में बात बताई जा रही है वो आपको पता हो किसके बारे में। तो यहाँ बात की जा रही सीता की, तो सीता से स्टार्ट किया गया है बात, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीता। सीता एक है या दो, अगर एक है तो इज लगाएंगे, अगर दो होते तो यहाँ पे आर लगाते। तो यहाँ पे सीता फिलहाल एक नाम है और एक ही व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। एम का यूज़ नहीं करेंगे, एम का यूज़ केवल आई के साथ होता है इसलिए। उसके बाद हम लिखेंगे आगे सीता के बाद इज और इसके बाद लिखेंगे मेरी बड़ी बहन, तो माई के बाद लिखेंगे एल्डर। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोगों को दिमाग में आएगा कि मेरी बड़ी बहन है तो वहाँ पे हम लोग लिख दें बिग सिस्टर, नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे कि कुछ वर्ड्स कहाँ पर किसके साथ लगाए जाते हैं तभी आप चीज़ समझ पाएंगे। तो बिग का मतलब होता है साइज में बड़ा, और अगर यहाँ पे ओल्डर एक वर्ड यूज करते हैं तो ओल्डर मतलब होता है यहाँ पर कोई दूसरे उम्र में बड़ा होना, कोई दूसरा व्यक्ति जो जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन ना हो यानी खून का रिश्ता जिसके साथ हमारा ना हो, अगर वो हमसे बड़ा है तो वहाँ पे हम लोग ओल्डर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बिग नहीं यूज करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओल्डर या एल्डर में से हम एक वर्ड यूज करेंगे। तो एल्डर का मतलब होता है हमसे जब कोई बड़ा होता है उसके लिए, तो माई एल्डर यहाँ पे कह सकते हैं हम, मेरी बड़ी। उसके बाद बहन अंग्रेजी लिखा है तो बहन की अंग्रेजी होती है सिस्टर, तो सीता इज़ माई एल्डर सिस्टर। इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट यहाँ कर लेंगे। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई कि क्या आप मैं कहना चाह रहा था, क्या चीज़ आप समझे इस चीज़ में। नेक्स्ट सेंटेंस ट्रांसलेशन सीखते हैं। नेक्स्ट में है तुम एक अध्यापक हो। तो देखिए यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ केवल सिंपल सा एक बात बताई जा रही है कि तुम एक टीचर हो, बस तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पकड़ना है कि कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे लिखा है हो, और हो का अर्थ आ गया प्रेजेंट में है। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत ये है कि यहाँ पे लिखा है तुम। अब तुम की अंग्रेजी होती है यू, YOU, यू लिखेंगे। उसके बाद यू के बाद कभी भी इज़ और एम नहीं लगता है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इज़ और एम न लगा के बल्कि हमेशा आर का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, तो यू आर। और ये ध्यान रखना है आपको, मैंने पहले भी बताया है कि यू सामने जो व्यक्ति आपके खड़ा है वो अकेला है, तब भी अगर आप यू यूज कर रहे हैं तो यू के साथ आर ही आएगा, तब भी उस कंडीशन में भी। तो यू आर, और यू आर के बाद में यह कहा जा रहा कि टीचर हो, लेकिन क्या कहा जा रहा है एक टीचर हो, तो यू आर अ टीचर। अब यहाँ पे टीचर के पहले हम लोग आ यूज करेंगे, तो ये सेंस यहाँ पे लगाना है आपको। आप लिखेंगे यू आर अ टीचर, तुम एक शिक्षक हो, तुम एक अध्यापक हो। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आप। लिखा है मैं बहुत भूखा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी होती आई, और आई के साथ अब हम इज़ नहीं लगाते हैं, अब हम आर नहीं लगाते, आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। यहाँ पे हूँ का सेंस आ रहा है, इसलिए आपको इज़ एम आर में से रेफ़र करना है। देखिए अभी आप वाक्य को सिंगल सिंगल देख रहे हैं, इसलिए आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि हाँ ऐसे दिख गया, ऐसे हमने ट्रांसलेट कर लिया, पकड़ लिया। लेकिन जब आपको पूरा पैराग्राफ मिलता है या आपको वर्बली किसी से बात करनी है, यानी रिटन में नहीं, वर्बली बोल चाल में, तो आपको तुरंत के तुरंत वाक्य को बदल कर उससे बोलना पड़ता है ट्रांसलेट करके। तो उस समय के टाइम में आपको ये क्लिक करना चाहिए दिमाग में तुरंत कि आप कौन से टेंस में बात कहोगे और क्या हेल्पिंग वर्ब उसके साथ यूज़ करोगे, ये चीज़ें। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है। हूँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम इज़ एम आर में से कुछ यूज करेंगे, जो कि आई लिखेंगे तो आई एम लगेगा उसके साथ, आई एम। और आई एम के बाद लिखा है बहुत,
बहुत के लिए यूज़ करते हैं हम लोग वेरी, और वेरी के बाद लिखेंगे भूखा की अंग्रेजी होती है। तो भूखा की अंग्रेजी आप लोग बहुत तेज़ी से बताइए क्या हो सकती है। तो भूखा की अंग्रेजी मैं बता देता हूँ फिलहाल। भूखा की अंग्रेजी होगी हंग्री। तो आई एम वेरी हंग्री। तो इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आई होप कि ये अब समझ में आया होगा कि आपको कैसे सेंटेंस में आपको ट्रांसलेशन करना है, क्या चीज़ें पॉइंट समझनी है, क्या चीज़ें आपको यहाँ पे पुट करनी है। ये जो सीक्वेंस है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट है, यही सीक्वेंस हमें हर बार रखना है, कभी भी सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। यहाँ पे रोल सिर्फ इस बात का है इज़ एम आर में से आप क्या लगाओगे। और दूसरा रोल यह भी है कि इसमें पंक्चुएशन जो भी प्रयोग है, पंक्चुएशन मतलब फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इसके अलावा कहीं पे आर्टिकल यूज़ होगा सिंटेक्स के लेवल पर, वो सारी चीज़ें भी आपको समझनी होंगी साथ साथ, जिससे आप ट्रांसलेट कर पाएँ। तो अभी बेसिक में आपको ये समझना है खाली कि वर्ब पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी वर्ब की अंग्रेजी जो भी आप सब यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है उसकी अंग्रेजी पता हो, तो इस तरह से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस अब नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही। वह है, अब मान लीजिए कि जितनी भी बातें ऊपर बताई गई ये नेगेटिव में होती, यानी नहीं वाले सेंस में अगर हम इसको समझ रहे होते तो क्या होता। जब हम इस बात को नेगेटिव में कहते हैं कि ऐसा काम होना है बट हम दोबारा कहीं ये काम नहीं होना है, तो ना वाली कंडीशन में तो हमें कैसे नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव के लिए हम लोग नो, नॉट और नेवर जैसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो नो, नॉट, नेवर। लेकिन नहीं के लिए अंग्रेज़ी जनरली हम लोग नॉट का ही यूज करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता चलेगी कि कैसे। तो जो सेंटेंस होता है उसमें कहाँ पर नॉट का यूज़ करना है ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ऊपर एक सेंटेंस था, लिखा था वह एक ईमानदार लड़का है, लेकिन अब यहाँ पर उसी सेंटेंस को हम कह रहे हैं वह एक ईमानदार लड़का नहीं है। अभी हम कह रहे थे है, लेकिन अब हम कहना चाहते हैं कि नहीं है। तो इसमें क्या तरीका हम अपनाएंगे। तो पूरा तरीका हमारा वही रहेगा, वह की अंग्रेजी ही, उसके बाद यहाँ पे है वाला सेंस आ रहा था वर्तमान काल का, तो हम लिखेंगे इज़, और इज़ के बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, इज़ नॉट। और नॉट के बाद क्या नहीं है, तो जो वो नहीं है ईमानदार लड़का, तो वो हम वहाँ पे लिख देंगे नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। इस तरह से वाक्य को हम परिवर्तित करके ट्रांसलेट कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे, सीता मेरी बड़ी बहन नहीं है। तो सीता, सीता की अंग्रेजी लिखने के बाद हम लिखेंगे इज़ के बाद नॉट, और नॉट के बाद जैसे वहाँ लिखा था नॉट माई एल्डर सिस्टर, तो वैसे हम चेंज करके इसे लिख देंगे सीता इज़ नॉट माई एल्डर सिस्टर, सीता मेरी बड़ी बहन नहीं है। तो ऐसे हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं वाक्य को। तो ऐसे ही अब हम देखिए दोनों सेंटेंस में सेम है कि आप नॉट का प्लेस समझ लीजिए, कहाँ पर आपको प्लेस करना है, यह चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गई चीज़ें। एंड नेक्स्ट देखते हैं, अब इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव बना रहे होते, मतलब कोई प्रश्न पूछा जा रहा होता जब तब कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता, तो हम इसे कैसे करते हैं। तो बहुत ध्यान समझना है कि जो हमारा नियम ऊपर था वही नियम है, मगर इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह थोड़ा सा आगे पीछे कर दी जाती, उसी से हम समझ जाते हैं कि इसमें कैसे हमें इंट्रोगेट करना है। जैसे वाक्य हमारे सामने इस तरह से है कि वह एक ईमानदार लड़का है, लेकिन अब हमारे सामने कि क्या वह एक ईमानदार लड़का है, तो क्या की अंग्रेजी के लिए हम यहाँ पे व्हाट या वाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जब ये यस नो होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है क्या वह ईमानदार लड़का है, तो इसका जवाब हाँ या फिर ना में दिया जा सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं यस नो। तो यस नो वाली कंडीशन में क्या, क्यों, कैसे, इस चीज़ों के लिए बात हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखकर करते हैं। हेल्पिंग वर्ब शुरू में, यानी जो सब्जेक्ट हमारे सामने होता है उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो कैसे हमें वाक्य को बनाना है ज़रा ध्यान समझिएगा। जब भी आपको इंट्रोगेटिव मिलता है तो आप इतने सेक्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आप इतनी बात को समझिए कि यहाँ पे सेंटेंस जो हमारे सामने बाकी वाला मौजूद है, अगर वो हमारे सामने ऐसा दिया होगा तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे वह एक ईमानदार लड़का, इतने को ट्रांसलेट करेंगे तो होगा ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अब ही के बाद हमने इज़ लगाया, यही चीज़ आपको समझनी है कि जो ही के बाद इज़ लगाया है, अगर इज़ को हम पहले कर दें और ही को बाद में, हम बोले इज़ ही एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये इसी चीज़ का ट्रांसलेशन होगा कि क्या वह एक ईमानदार लड़का है। बस यही आसानी तरीका आपको हो जाएगा समझने के लिए कि कैसे आपको चेंज करना है। तो जब भी हम इंट्रोगेट सेंटेंस करते हैं तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला आपको तरीका अपनाना है ये, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर आपका मेन वर्ब होगा जो भी इसमें मौजूद होगा, मेन वर्ब या फिर डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में आपका जो भी एक्स्ट्रा वर्ड मौजूद होगा सेंटेंस में वो। तो इस तरह से सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं। यहाँ पर जैसे है देखिए,
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है और फिर अदर वर्ड जो भी मौजूद होगा सेंटेंस में वो। तो इस तरह से सेंटेंस को हम फॉर्म कर देंगे। तो अगले ही वाक्य में ऐसे देखें लिखा, क्या सीता मेरी बड़ी बहन नहीं है। तो जनरली हम लोग पहले ये तरीका अपनाएंगे कि यहाँ पर इतने को सेंटेंस को आप छोड़ दीजिए और बाकी सेंटेंस बनाइए। सीता मेरी बड़ी बहन नहीं है, तो हम लिखेंगे सीता इज़ नॉट माई एल्डर सिस्टर, कुछ ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे इतने को छोड़ेंगे थोड़ा, सीता इज़ नॉट माई एल्डर सिस्टर। लेकिन जब हमें यस नो में से इंट्रोगेटिव करना है तो देखिए जो इज़ एम आर है उसे हम खाली सीता जो सब्जेक्ट है उसके ठीक पहले लिख देंगे। तो इससे हो जाएगा कि ये यस या नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये तरीका आपको इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में करना है। जैसे आप किसी से पूछते हैं कि आर यू टीचर, आर यू क्लास मॉनिटर, तो यहाँ पर हम तुरंत बोलते हैं बात को। तो उसमें क्या करना है हमें कि जब इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने वाली बातें होंगी तो तुरंत हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बोलना है और फिर सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर भी वही तरीका आपको अपनाना है ट्रांसलेशन में, इस तरह से आप इस चीज़ को कर पाएंगे। तो आई होप कि आज के इस ई लेक्चर में आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कैसे आपको ट्रांसलेशन करना है, किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म करना है। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल से हम लेकर चल रहे हैं इस एपिसोड को। तो आज के इस सेकंड एपिसोड में आप लोगों ने समझा कि कैसे हमें ट्रांसलेशन करना है। आपके पास जो भी बुक है, जो भी आपके पास सेंटेंसेस, उसको आप सॉल्व करिए इस लेवल के। उसके बाद जो भी आपको कन्फ्यूज़न होता है आप मुझे कमेंट्स के थ्रू उसको पूछें, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरीज। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको सोल्यूशन के तौर पे आप नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे। तो आई होप कि आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक ऐसे ही नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।